एक झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ी माँ खांस रही थी, चारपाई पर लेटी हुई। झोंपड़ी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आस पड़ोस के लोग उसको कुछ खाना दे दिया करते, कभी कोई सब्जी दे दिया करता, कभी कोई रोटी दे दिया करता। इस तरह की उस महिला की हालत थी और वह बहुत ज़्यादा बीमार थी। अब तो उसको कोई डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा रहा था, बेचारी उस चारपाई के अंदर ही लेटी हुई खांस रही थी। तभी क्या होता है, एक दिन की बात है, एक नई चमचमाती कार आकर के उस बस्ती में रुकती है और उस महिला की झोंपड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस नई चमचमाती कार में से एक महिला उतरती है जो कि उस बूढ़ी महिला की मालकिन थी, जिसके घर में वह काम किया करती थी और 50 साल से उसी के घर में वह लगातार काम कर रही थी, उसको अपना घर समझती थी। तो वह महिला आकर के रुकती है और बूढ़ी माँ जो होती है उस महिला को देखकर उठने की कोशिश करती है कि मालकिन आप आ गई। लेकिन वह मालकिन कहती है कि आप लेटे रहो, बीमार हो, कोई बात नहीं है। और उसके बाद वह जो मालकिन होती है उसकी चारपाई पर ही एक साइड में बैठ जाती है और अब वह उससे कहने लगती है कि तू काम पर क्यों नहीं आई। अब बूढ़ी महिला कहती है कि मैं काम पर मालकिन इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। अब उसके बाद जो बूढ़ी औरत होती है वह अपने सिराने को टटोलती है, तकिए के नीचे से एक पर्ची निकालती है, एक डायरी सी थी फटी पुरानी, उसमें अपने बेटों के नंबर ढूंढवाती है उस मालकिन से और कहती है कि मालकिन मेरे बेटों के पास फ़ोन कर दो। बेटा और बहू जो कि शहर में रहा करते थे अपनी अपनी पत्नियों और अपने अपने बच्चों को लेकर के, जिनकी अच्छी खासी नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वह मालकिन अपने फ़ोन से उसके बेटों के पास फ़ोन नंबर मिलाकर उस बूढ़ी महिला को देती है तो बूढ़ी महिला अपने बेटों से बात करती है और बात करने के बाद वह रोने लगती है और फ़ोन को रख देती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मालकिन होती है वह उससे पूछती है कि क्या हुआ, कैसे तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तो जो यहाँ पर बात वह बूढ़ी महिला बताती है उसको सुनने के बाद जो उसकी मालकिन होती है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है दोस्तों जिसको सुनने के बाद शायद हो सकता है आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं, आपकी आंखें भी नम हो जाएं। ये कहानियाँ, ये घटनाएं हमारे समाज के अंदर, हमारे आस पड़ोस में ही घटित होती रहती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। दोस्तों क्या हुआ था, पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। हर्षवर्धन नाम का एक शख्स रहा करता है, काफ़ी समय पहले की बात है। हर्षवर्धन की पत्नी का नाम होता है आशा। हर्षवर्धन मजदूरी किया करता, उसकी पत्नी घरों में जाकर बर्तन वगैरह मांजा करती है। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी का गुजारा अच्छे से हो रहा होता है, पैसों की भी ज़्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि अभी बच्चे पैदा नहीं हुए थे। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो उनको 2 बेटे पैदा हो जाते हैं। दोनों बेटों को पा करके दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे, कहते थे भगवान से कि तेरा शुक्र है भगवान जो तुमने हमें 2 बेटे दे दिए, इनकी हम अच्छे से परवरिश करेंगे और इनको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बड़ी नौकरी में लगाएंगे। दोनों पति पत्नी का यही सपना था। तो अपने बच्चों की कामयाबी के लिए पति पत्नी अब और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी कर लेते हैं। कुछ गरीबों में बहुत सारे का मतलब यही होता है दोस्तों, 10-20 हज़ार 50 हज़ार ऐसा ही होता है। तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करने लगते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया और अच्छी तरह से पढ़ाई करवा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे तो खर्चे भी बढ़ रहे थे। अब जो यह पति पत्नी होते हैं अपने खर्चों की कटौती करके अपने बच्चों की फीस भरा करते, उनको अच्छा खाने के लिए दिया करते, किताब कॉपी और उनके लिए ड्रेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ तक कि परिस्थिति ऐसी भी आ गई थी कि जो ये महिला थी आशा और इसका पति हर्षवर्धन मेहनत मजदूरी करते थे, आस पड़ोस में इनकी इज्जत भी थी। ऐसा नहीं था कि ये भाई ऐसे ही किसी से मांगते हुए घूमते हो, मेहनत करके खाया करते थे। एक बार की बात होती है, आशा के पाँव की चप्पलें घिस गई थी, उनमें छेद हो गए थे। अब नई चप्पल लाने कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बच्चों की ड्रेस बननी थी अगले साल वाली, तो उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो नई चप्पल लाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। आशा जब चला करती थी चप्पलों को पहन करके तो लोगों को तो लगा करता था कि चप्पल टूटी नहीं है, लेकिन नीचे पेंदी में से उनमें छेद हुए पड़े थे और सड़क पर पाँव छुआ करता था उनमें से नीचे पार निकल करके। अब तो आशा परेशान, कई बार कांटा लग जाता, कंकड़ी गड़ जाया करती, रोड़ी गिट्टी
पाँव में चुभती। अब तो उसके बाद जो आशा होती है वह एक दिन पड़ोस के वहाँ से एक घर था जिसमें सरकारी नौकरी में लगा हुआ वह आदमी था, उनकी अच्छी मौज थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उनके घर से जब गुजर रही थी तो वहाँ पर वह देखती है उन लोगों ने अपनी पुरानी चप्पलें जिनकी वद्दी टूटी हुई हैं या फिर ऐसी चप्पलें जो थोड़ी बहुत घिस गई हैं वो बाहर दरवाजे के सामने फेंकी हुई थी कूड़ेदान में। उन चप्पलों को देख करके जो महिला होती है अपने घर आ जाती है। अब वह सोचती है कि मैं इन चप्पलों को उठा लेती हूँ तो इनमें जिसमें बद्दी नहीं है बद्दी लगवा लूँगी, 5 रुपए की बद्दी आ जाती है और चप्पलों से मेरा काम चल जाएगा। लेकिन वह दिन में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी भी इज्जत थी, वह भी रेपुटेड मतलब उस समाज के अंदर, उस मोहल्ले के अंदर उसकी भी इज्जत थी, अच्छी तरह से कमाते खाते थे। तो वह रात को एकदम से जगती है और रात को उसी घर के दरवाजे के पास चुपके से जाती है और कूड़ेदान में से उन चप्पलों को उठा लाती है जो चप्पलें पड़ी हुई थी, ला करके उनकी बद्दियाँ वगैरह लगा लेती है। बद्दियाँ वह दिन में ही लेकर आ गई थी और उसका पूरा सेट अच्छा बन जाता है। खुश हो जाती है कि देखो पैसे भी खर्च ना करने पड़े और चप्पलों का इंतजाम हो गया। इस तरह से दोस्तों उसने चप्पल नई प्राप्त कर ली थी और उसके बाद जब वह बाहर जाया करती तो उन चप्पलों को छुपा लिया करती थी कि कहीं पड़ोसियों को पता ना लग जाए कि ये तो हमारी चप्पल हैं, उनको उठाकर पहन रही है, इतनी गरीबी आ गई है। तो इसी तरह से वह काम चला रही होती है। ऐसे ही पैसे जोड़ जोड़ के एक एक पैसा इकट्ठा करके बेटों को पढ़ाया लिखाया। बेटे अब बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद दोनों ही एक साथ सरकारी नौकरी में लग जाते हैं। जैसे ही बेटे सरकारी नौकरी में लगते हैं अब तो दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। शुरुआत में जब बेटे नौकरी में लगते हैं तो काफ़ी जो तनख्वाह है उनकी आती है घर में, अभी तक इन दोनों पति पत्नी ने इतने पैसे देखे भी नहीं थे, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि बेटा हमारी मेहनत आप कामयाब हो गई आज हमारी। तो दोस्तों अब यहाँ पर इनके पास पैसे भी रहते हैं, कुछ बच्चे खर्च कर लेते, कुछ इनके पास रख दिया करते हैं। माँ बाप को अब उन बेटों की शादी की चिंता होने लगती है क्योंकि अब वह जवान जो हो चुके थे। धूमधाम से इन दोनों बेटों की शादी करवाई जाती है। लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन और आशा अभी भी अपने काम पर लगातार जाया करते थे क्योंकि उनका सोचना ये था कि हमने जिस काम को करने के बाद अपनी ज़िंदगी को संवारा है उसको छोड़ेंगे नहीं मरते दम तक। अब तो बेटों की शादी हो जाती है, घर में बहुएं आती हैं। घर थोड़ा छोटा था तो माँ कहती है बेटा अब घर बना लो अच्छा सा यहाँ पर। लेकिन बेटे एकदम से नाक बहुत सुकोड़ लेते हैं, कहते हैं माँ हम यहाँ पर घर नहीं बनाएंगे, हम शहर जाएंगे जहाँ पर हमारी नौकरी लगी हुई है वहीं पर घर ले लेंगे और वहीं पर घर बनाएंगे, पहले किराए पर रह लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पैसे और ज़्यादा इकट्ठा करके वहाँ पर अच्छे अच्छे घर बना लेंगे। अब यह बात बच्चों की सुन करके माँ बाप को एक बार तो चिंता सी होती है कि क्या हमने इनको इसीलिए पढ़ाया था कि बुढ़ापे में हमें छोड़कर चले जाएं। हम तो शहर में नहीं जा सकते, हमें तो आदत गांव की लगी हुई है। तो वह माँ बाप एक दो बार कहते भी हैं बच्चों से कि बेटा देखो हम यहाँ पर रहते हैं तो तुम हमें छोड़कर कहाँ रहोगे। लेकिन माँ बाप से बच्चे कहते हैं माँ बाप यह अब नया ज़माना आ चुका है, तुम आराम से यहाँ पर रहो, हम पैसे भेज दिया करेंगे, लेकिन हमें अपनी उड़ानें उड़ने दो। तो वह दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर शहर में चले जाते हैं और दोस्तों कुछ पैसे वो भेज भी दिया करते हैं अपने माँ बाबा के लिए। हर्षवर्धन था पिता, वह कहता है कि अब मैं नहीं कमाऊंगा, अब तो बच्चे पैसे दे देते हैं। लेकिन जो आशा थी वह कहती है नहीं नहीं काम पर जाया करो, ऐसे बच्चों के ऊपर डिपेंड मत रहो। और आशा खुद एक घर में 50 साल से काम करती थी, उसमें लगातार काम करने के लिए जाया करती थी। उस घर के जो बड़े बड़े हो चुके बच्चे थे वो भी आशा ने गोद में खिलाए थे। तो इसी तरह से अब ये जाते रहते हैं आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हर्षवर्धन की भी उम्र काफ़ी हो रही थी। एक दिन की बात होती है वो थोड़ा बीमार पड़ता है और इतने बेटों को था उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। इधर बेटों से कहा था माँ ने कि बेटा आ जाओ तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है। बेटा कह देते हैं कि पड़ोस में जो अंकल हैं जो डॉक्टर की दवाई दे देते हैं उनसे दवाई ले लो, झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं, और ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं। अब तो यहाँ पर जब हर्षवर्धन की मौत हो जाती है बेटे अंतिम संस्कार में नहीं आते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा और हम यहाँ पर जो नौकरी करते हैं उसमें छुट्टी होगी और काफ़ी पैसा खर्च हो जाएगा, टाइम नहीं है, माँ पड़ोसियों से आप अंतिम संस्कार करवा दीजिए। दोस्तों कैसे बच्चे थे जो पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ रहे थे, उनको ये लग रहा था कि पैसे खर्च होंगे, क्या फ़ायदा। अंतिम संस्कार हर्षवर्धन का अड़ोसी पड़ोसी करवा देते हैं। उसके बाद आशा अब बिल्कुल टूट जाती है। 2 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बहुएं थी, उनके भी बच्चे हो चुके थे और पति भी था, भरा पूरा परिवार था। लेकिन आज आशा के पास क्या है?
बच्चे बेटे बहुत हो जा चुके हैं, पोते भी जा चुके हैं। इधर जो पति था, जो सहारा था, जिसको देख करके वह जी लिया करती थी कि मुझे कोई सहारा नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ पहले से ही बने हुए हो और बुढ़ापे तक तुम बने रहना, तुम्हारे सहारे ही मैं ज़िंदगी काट दूंगी। लेकिन आज वो सहारा भी जा चुका था, तो आशा अंतर्मन से टूट जाती है। जो चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी, आज वो मुस्कान बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। आशा ने और आशा के पति ने जीवन में कोशिश ये की थी कि हमारा भरा पूरा परिवार हो, बच्चे कामयाब बने और भरा पूरा परिवार में हम रहें। तो इन्होंने कोशिश की और कोशिश कामयाब भी हुई, लेकिन दोस्तों विधि का विधान ऐसा था, ये फिर भी अकेले ही रह गए थे। अब आशा अकेली थी, चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ चुकी थी और वह अभी भी उस घर में काम करने के लिए जाया करती थी। अब क्या होता है, आशा बीमार पड़ जाती है, आशा भी, और बहुत ज़्यादा वृद्ध शरीर हो चुका था। तो वह अपनी उस झोंपड़ी नुमा घर में आराम से लेट जाती है। वहीं पर अड़ोसी पड़ोसी कोई खाना दे रहा था तो ठीक है, नहीं तो आराम से भूखी बीमारी में लेटी हुई थी। जहाँ पर वह काम करती थी, अब वहाँ की जो मकान मालकिन होती है, यानी कि जो सेठानी थी, वह देखती है कि आशा आई नहीं है, आशा के पास कोई फ़ोन भी नहीं है। तो वह गाड़ी लेकर अब आशा के घर की तरफ निकलती है और उस झोंपड़ी में चली जाती है। वहीं पर गाड़ी खड़ी करती है। आशा मालकिन को देखकर खड़ी होने की कोशिश भी करती है, लेकिन मालकिन कहती है नहीं नहीं आप लेटे रहो, मुझे लगता है तुम बीमार हो गई हो। आशा कहती है हाँ मैं बीमार हो गई हूँ मालकिन। तो मालकिन कहती है चिंता मत करो, मैं हूँ, इलाज मैं करवाऊँगी। लेकिन आशा लेटी हुई है, उसको कुछ अभी भी सपने आ रहे थे कि उनके बेटा और बहू अगर उनको पता लगेगा तो वो कलेजे से लगा लेंगे कि माँ बीमार है। तो अब जो आशा होती है, तकिए के नीचे से पुरानी डायरी निकालती है और मालकिन से कहती है मालकिन मेरे बेटों पर फ़ोन कर दो। बड़े बेटे पर फ़ोन किया जाता है तो आशा कहती है बेटा मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन दोस्तों बड़ा बेटा कहता है बदले में कि माँ यहाँ पर हमारा ही खर्चा नहीं चल रहा, तुम भी यहाँ पर आ जाओगी, खर्चा कैसे चलेगा, तुम वहीं पर रहो और तुम छोटे भैया से बात कर लो अगर वो ले जा सके तो। दोस्तों यह बात सुनकर आशा की आंखों में आंसू, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कहती है कि आप मेरे छोटे बेटे के पास भी फ़ोन कर दीजिए। छोटे बेटे के पास भी फ़ोन किया जाता है तो वह भी यही जवाब देता है कि हमारा यहाँ पर खुद का ही गुजारा नहीं हो रहा, माँ तुम क्या करोगी, तुम वहीं पर रहो। अब तो आशा की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि जिन बेटों को मैंने बुढ़ापे के सहारे के लिए पाला पोसा कामयाब बनाया, आज बुढ़ापे में वो लोग उसकी मतलब खबर भी नहीं ले रहे हैं और यहाँ तक कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए हैं। अब तो वह रोने लगती है, लेकिन जो मालकिन होती है वह उनसे कहती है कि क्या हुआ आशा, तो मुझे बता सारी बात। तो आशा सारी बात ये जो मैंने आपको बताई है पूरी कहानी उस मालकिन को बता देती है कि किस तरह से तंगी होते हुए भी चप्पलें भी इधर उधर से मतलब जो कूड़ा होता वहाँ से उठाकर पहनी, इनको पढ़ाया लिखाया बुढ़ापे का सहारा बनाने। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तुम वहीं पर रहो। अब मैं बताओ, मैंने पूरा जीवन इनके ऊपर गुजार दिया, तंगी में रही, अपनी खुशियाँ भी नहीं जी, मैंने अपना पैसा भी इनके ऊपर लगा दिया और आज इन्होंने ये मुझे नतीजा दिया है। यह बात सुन करके जो मालकिन होती है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो कहती है कि तू घबराती क्यों है, तू घर चल, मेरी गाड़ी में चल और मैं तुम्हें अपने पास रखूँगी। अब आशा पहले तो आनाकानी करती है, लेकिन वह घर उसके अपने जैसा ही था तो वह गाड़ी में बैठ जाती है और जो मालकिन होती है घर जाकर अपने बेटों से कहती है बेटा तुम्हारी जो आशा आंटी हैं उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, अब ये यहीं पर रहेंगी। इतने में जो बड़े बड़े बच्चे हो चुके थे उस घर के एकदम से कह उठते हैं कि आशा आंटी आपने हमें गोद में खिलाया है, माँ के जैसा प्यार दिया है, आप हमारे पास ही रहोगी, आपको हम अब कहीं नहीं जाने देंगे। यह प्यार देख करके जो आशा होती है फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वहीं पर एक अलग से कमरा दे दिया जाता है और उसके ऊपर एक और नौकरानी रख दी जाती है उसकी सेवा करने के लिए। यानी कि जो पराए थे वो अपने बन गए बुढ़ापे में और आशा वहाँ पर रहने लगती है। दोस्तों 5 साल तक वह अच्छी तरह से रहती है, उसका इलाज करवाया जाता है। 5 साल के बाद अब उसका बुढ़ापा बहुत ज़्यादा था। इधर अंतर मन में एक गिलानी तो रहती ही है कि जिन औलादों को हमने पाला है वह तो हमारी माजरू ले ही नहीं रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी हमें पाल रहे हैं। तो यह एक दुख था उस आशा माँ के अंदर और उसी दुख के कारण वह और ज़्यादा फिर 5 साल के बाद बीमार हो जाती है, क्योंकि बेटों ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था कि हमारी माँ कैसी है, क्या उसकी हालत है। तो दोस्तों 5 साल के बाद वह इसी गम में अपने प्राण त्याग देती है।
और उसकी मृत्यु हो जाती है बेटों की याद में। तो इस तरह के बेटे हो जाते हैं दोस्तों कलयुग के कलिकाल में। अब बताओ उस माँ का और उस पिता का क्या कसूर था जिन्होंने अपनी पूरी जवानी अपने बेटों के भविष्य को बनाने में लगा दी, और जब बेटों का भविष्य बना तो उन्होंने अपनी माँ की और अपने पिता की कोई खैरियत भी नहीं ली, उनकी खबर भी नहीं ली। ऐसे बेटों को आप लोग क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों शहरों में आपने देखा होगा ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जो हैं वृद्धाश्रम में पड़े रहते हैं, वो ऐसी ही घटनाएं होती हैं, हमें दिखता नहीं है लेकिन समाज के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर एक कसक सी बुजुर्गों के मन में रह जाती है कि हमारे बेटे अगर ऐसे होते, ऐसा प्यार करते हमसे या इस तरह से रहते तो जीवन अलग ही होता। लेकिन बेटे और बहुएं अपने ही मत में रहती हैं, अपने ही तरीके से जीवन जीते हैं, और फिर ये भी नहीं है कि सही है, फिर उनके साथ उनके बच्चे ऐसा करते हैं। यही एक साइकिल चला हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी, इसी तरह से चलता रहता है। इसलिए अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनके अंदर भगवान विराजमान होते हैं, उनकी सेवा करते हो तो समझो आपने भगवान की ही सेवा की है। इसलिए अपने बुजुर्गों को दर दर की ठोकर खाने पर छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सेसी जयपुर राजस्थान से, जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद पंकज कुमार कमेंट करते हैं। सुदेश भाई राम राम, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, आपकी स्टोरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पंकज भाई। उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। और उसके बाद सादाब खान कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छी बात बोली आपने, प्यार मोहब्बत सब बेकार की चीज़ें होती हैं। सच में ही दोस्तों ये प्यार मोहब्बत के जो चर्चे चलते हैं ना, प्यार के बगैर हम नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे, ये कर दे, ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए होती हैं। ये अट्रैक्शन होता है लड़का लड़की के प्रति, और इस साल 6 महीने, साल 2 साल के बाद ये धरा का धरा रह जाता है। जब ये लोग धरातल पर आते हैं, दुनियादारी को नज़दीक से देखते हैं, जब आटे दाल के भाव इनको मालूम पड़ते हैं, तो यह फिर सारा प्यार धरा का धरा रह जाता है। तो प्यार कब होता है? बाप के पैसे से प्यार होता है, और प्यार हराम के पैसे से भी होता है। दोस्तों यही सच्चाई है। इसको ये ना समझे कि जन्नत है, मन्नत है, खन्नत है, मन्नत है, जो भी कुछ है, कुछ भी नहीं है। प्यार जो है वो तो बिना पैसों के भी होता है। प्यार अपनी पत्नी से भी हो सकता है, माँ बाप से भी हो सकता है। प्यार वो होता है, ये नहीं है कि कहीं भी चलते हुए घूम रहे हैं, कोई लड़की मिल गई, सुंदरता दिखी उसके अंदर, तो चलो इससे प्यार कर लेते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा। और फिर टाइम पास करने के बाद वो प्यार कहाँ जाता है? फिर वो सारे वादे कहाँ जाते हैं? एक एक लड़के की कई गर्लफ्रेंड हैं, एक एक लड़की के कई बॉयफ्रेंड हैं। ये प्यार थोड़ी है, ये तो प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है, प्यार का नाम दिया जा रहा है बस। तो उसके बाद दोस्तों हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं। अजय कुमार कमेंट करते हैं, नमस्ते सर, मैं नाइट ड्यूटी करता हूं, आपकी वीडियो सारी देखता हूं और हाथ खाली नहीं रहते हैं, इसलिए वजह से मैं कमेंट नहीं कर पाता हूं। अजय कुमार जी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो सुनते रहें। समाधान पाटिल हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा वीडियो सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से अमित पटेल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं ऋषि गुजर कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, फिजी देश से हैं। और उसके बाद हमारे साथ रतनलाल शर्मा भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी। और मोनू जैन कमेंट करते हैं। अनिल शर्मा कमेंट करते हैं। असलम जहरा कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।